Hello dear students, welcome to GATE Academy. Yes. So beta today, yes, good evening to all of you. Good evening to all of you. Today we are going to discuss about the questions जो हमने functional dependency, normalization की concepts के जितने भी concepts पढ़े उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भैया देख लो कि ऑडियो एंड वीडियो ये दोनों चीजें क्लियर है आपको, है ना? स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल, माय वॉइस इज क्लियरली विजिबल। सो हम लोग क्या करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है? तो वन बाय वन जितने भी वर्कबुक में क्वेश्चंस दिए हुए जो स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, जो स्मार्ट कोर्स के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है? और हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। शिवम सिंह प्रिंट निकलवा लिया है पीडीएफ का, गुड बेटा गुड, प्रिंट निकलवा लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को मैंने कहा भी था कि भाई क्वेश्चंस है जो वो आप लोग अटेम्प्ट भी एक बार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो हमने कंटेंट पढ़ा है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है, उससे हमारे PYQ जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आई होगी, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस सही हुए होंगे। इट्स ओके, जो गलती हुई है वो रेक्टिफाई यहाँ करेंगे कि भाई क्यों गलती हुई है, ताकि आगे वो गलतियां ना हो, है ना? आगे वो गलतियां ना हो। तो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, ओके। और इसी के साथ दो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने थे, है ना? दो टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक करना था। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है, किस तरीके से आ सकता है ना, वो जो स्पेसिफिक टॉपिक है दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हम उसको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मतलब थोड़ा सा इन द सेंस कि कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए ना। तो कोई बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इजी ही है, तो समझ में भी आ जाएगा और हम उसको कर लेंगे आज। आजम खान सर अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन मैक्सिमम हो गए, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। राधे, आपने खुद से नहीं बनाए क्या हम अटेंड? हाँ बिल्कुल अटेंड कर सकते, खुद से नहीं भी बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, मतलब ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो भी अटेंड करें, जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वो भी अटेंड करें, क्योंकि जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उनको पता भी चलेगा भाई कि गलती हुई है तो कहाँ गलती हुई है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अटेंड सभी को करना है, ठीक है? वो मैंने आपको इसलिए कहा था कि क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखा है, 2022 गेट 2022 का क्वेश्चन है, तो क्या कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर हम कर लिया हम क्वेश्चन, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। और अगर नहीं होता है तो हमें गलतियां पता चलती है कि अच्छा गेट में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सोचा जाना चाहिए, तो गलतियां ना हो, तो फिर आगे गलती ना हो, ऐसा। नॉर्मलाइजेशन का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, चलो मैं चेक करवा लूंगा बेटा, एक बार चेक करवा लूंगा कि क्यों अपलोड नहीं हुआ। वो मैंने दे दिया था, ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूं। पीपीटी बेटा जो है, पीडीएफ जो भी है बेटा वो अपलोड होगी आपके, जो पीडीएफ है बेटा जितनी भी है ना वो अपलोड होगी आपकी कहां पे, जो लाइव ऐप है इसकी, जो आपकी क्या बोलते हैं, कोर्स वाला जो सेक्शन है ना, वो कोर्स वाले सेक्शन में जहां पे स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें DBMS में जाके वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है? तो वहां आपको सब चीज मिल जाएगा। 5 क्वेश्चंस में डाउट है, फुल शीट कर ली, गुड गुड सुमित। अमितेश सर 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे इजी लगे, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो 2 क्वेश्चन में बेटा मैं एक क्वेश्चन तो आपको बता सकता हूँ कि जो एक क्वेश्चन है वो तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाला है, तो वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो आप लोगों से नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं। एक तो वही क्वेश्चन था, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन था, तो वो आज बन जाएगा, आज हम उसका थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में मतलब आपको डाउट है, तो वेरी गुड। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई पूरी शीट में सर एक क्वेश्चन नहीं बना, मतलब बाकी सारे बन गए, वेल डन। 5 क्वेश्चंस नहीं बने, इट्स ओके, 5 में डाउट है, इट्स ओके, करेंगे सब करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। अपने दोस्त वगैरह को भैया सबको बता देना सेशन स्टार्ट हो गया, अगर कोई आगे पीछे लेट अगर हो रहा हो तो सबको बोल देना कि सेशन चालू हो चुका है ना? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भाई कंसीडर अ रिलेशनल टेबल आर दैट इज इन 3NF। मतलब आपकी टेबल किस में है, 3NF में, ये आपको पता है, और उसके साथ में एक चीज और क्या पता है कि इट इज नॉट इन अ BCNF। So we know that कि my relation is in third normal form but it is not in BCNF। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन अगर ये सॉल्व किया है
वो रिप्लाई कर सकते हैं। सो ओके चलिए, सो भाई 3NF के लिए डेफिनेशन क्या होती है? तो सर 3NF के लिए डेफिनेशन होती है कि अगर x टेंड्स टू y हमें डिपेंडेंसी दी हुई है ना, तो सर या तो x क्या होना चाहिए, एक्सिस की, है ना, सुपर की कह सकते हैं, सुपर की भी कह सकते हो, कैंडिडेट की कह सकते हो, कोई भी की हो, या फिर आपकी प्राइमरी की हो। सो आइदर x इज अ की, और अगर x की नहीं है तो y इज प्राइम एट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। BCNF की डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनेंट शुड बी की। तो अब हमें ये बताना है कि हमें पता है हमारा रिलेशन जो है ना वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, बट BCNF में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि वहां पे कुछ डिपेंडेंसी ऐसी होगी जहां y क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट होगा। क्योंकि अगर x की है तो x की है ये तो 3NF भी बोलता है, और x की है ये तो BCNF भी बोलता है। ठीक है, तो दोनों ही कह रहे हैं भाई। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। फर्स्ट बोल रहा है अ सेल इन R होल्ड अ सेट इंस्टेंट ऑफ एटॉमिक वैल्यू। तो भैया अगर रिलेशन जो है वो एटॉमिक वैल्यू की जगह सेट कंसिस्ट करेगा ना, तो फिर तो वो 1NF में ही नहीं होगा। हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन एटॉमिक वैल्यूज कंसिस्ट करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो फॉल्स है भैया, सेल शुड बी एटॉमिक वैल्यू। अगर सेल सेट कंसिस्ट करने लगा तो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं होगा, तो पहला तो गलत है। चलिए सेकंड, R हैज अ नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। बिल्कुल, हम जो बात करते हैं नॉन ट्रिवियल के लिए ही बात करते हैं। अगर हमें x टेंड्स टू a दिया हुआ है वेर x इज नॉट अ सुपर की, वेल डन, x सुपर की नहीं है, कोई बात नहीं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए अगर x सुपर की नहीं है तो y का प्राइम एट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो ये क्या बोल रहा है? x इज नॉट अ सुपर की एंड a इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यहां इसने गलती कर दी, यहां बेटा ये बोल रहा है कि a जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ऐसा नहीं है, या तो x की होना चाहिए, x की नहीं है तो फिर जो y राइट हैंड साइड है y या a वो बेटा होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट, बट ये बोल रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछिए, कुछ नहीं है। सो R हैज अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू a, x इज नॉट अ सुपर की, और ये भी बोल रहा है a इज नॉट a is a non prime attribute, है ना। तो अल्टीमेटली यहां x की डेफिनेशन दी हुई है आगे कि x is not a proper subset and x is a proper subset, it's okay, but the problem is what कि जो a है ना वो यहां पे भी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन भी हमारी फॉल्स होती है। नाउ द लास्ट डेफिनेशन मतलब लास्ट स्टेटमेंट दैट सेज दैट कि R has a non-trivial functional dependency where x is not a key, चलेगा। x सुपर की नहीं है, चलेगा, लेकिन a प्राइम एट्रीब्यूट है, that means it is in third normal form but not in BCNF, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका आएगा D इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डेफिनेशन था भाई सिंपल सा, है ना, तो हमें ऑप्शंस को पढ़ते हुए डेफिनेशन पे टिक करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। आपसे दिया है फंक्शनल डिपेंडेंसी f, भाई डिपेंडेंसी सेट हमें दिया हुआ है, दैट होल्ड इन अ रिलेशन x, रिलेशन भी हमें दिया हुआ है, और हमें ये भी पता है कि ये BCNF में नहीं है। सपोज x इज डिकम्पोज्ड इनटू y एंड z, जब हमने इस रिलेशन x को y में और z में क्या किया, डिकम्पोज किया, है ना, हमने डिकम्पोज कर दिया। सो जो डिकम्पोज्ड रिलेशन है y-z, जो डिकम्पोज्ड रिलेशन है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्या ये डिकम्पोज्ड रिलेशन BCNF में है क्या, दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट, है ना, कि इट इज इन BCNF और नॉट, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ x into y and z is dependency preserving and lossless, क्या ये dependency preserving and lossless है ना। तो ultimately what we can say, this question is about decomposition of a relation into the BCNF, है ना। तो है या नहीं, पहली चीज ये। दूसरा कि डिपेंडेंसी अगर डिकम्पोजिशन BCNF में है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, लॉसलेस है या नहीं है, हमें ये बताना है। सो व्हाट ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग, जिन्होंने भाई क्वेश्चन को सॉल्व अगर किया है, नहीं किया है तो मैं तो करवाने वाला हूं, लेकिन जिन्होंने भी सॉल्व किया है
तो वो भाई रिप्लाई कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट फॉर द सेकंड क्वेश्चन। क्या आप लोगों को लगता है, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, क्या लगता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर? फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट नहीं है या फिर दोनों करेक्ट है ना? तो ये हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, ये हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हाँ सेकंड इज ट्रू, ठीक है, सी इज ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सर क्या हम इसका डीकंपोजिशन निकाले क्या सर, बीसीएनएफ में जो क्या पूरी प्रोसेस अप्लाई करें क्या सर? एक वो तरीका हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्यूआरएस देखो, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये क्यूआरएस, ये इसका सेट होगा क्या? हाँ सर होगा ना सर, क्यूआरएस यहां पे आएगा, क्यूआरएस है, ठीक है। एस से क्यू होगा, यस सर, एस क्यू यहां पे है तो ये होगा। सो व्हाट वी कैन से, दैट वुड बी द डिपेंडेंसी सेट फॉर दिस। ये जेड का डिपेंडेंसी सेट हमें दिख रहा है, डायरेक्टली ही दिख रहा है ना, ये तो, ये दोनों तो होगी, और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल और बन सकती है नहीं बन सकती वो आगे की कहानी, बट ये दोनों तो होगी, यस सर होगी। अब हम यहाँ पे अगर देखें, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो व्हाट वी कैन से कि अगर हम इसका की निकालते हैं ना, अगर हम इसका की निकालते हैं तो हमें की क्या मिलता है? तो क्यूआर के क्लोजर में एस आता है, क्यूआर के क्लोजर में एस आता है, तो एक डिपेंडेंसी तो आपको क्यूआर मिली, एक कैंडिडेट की तो आपको क्यूआर मिली, और सेकंड कैंडिडेट की बेटा इसमें क्या मिलेगी आपको पता है? तो सेकंड कैंडिडेट की आपको इसमें मिलेगी क्यूएस। तो क्यूआर का क्लोजर भी रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट देता है, क्यूएस का क्लोजर भी रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट देता है। तो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये रिलेशन बीसीएनएफ में है या नहीं। तो सर पहले में तो की आ रही है, तो पहला बीसीएनएफ में डिपेंडेंसी है। सेकंड डिपेंडेंसी सर बीसीएनएफ में नहीं है, बिकॉज एस इज नॉट अ की, एस इज नॉट अ की। तो व्हाट वी कैन से दैट इट इज नॉट इन बीसीएनएफ, नॉट इन बीसीएनएफ, बीसीएनएफ में नहीं है डायरेक्टली। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स, पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स, या एस टेंस टू क्यू की वजह से ये बीसीएनएफ में नहीं है, हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब हमें देखना है कि क्या ये डीकंपोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है, और लॉसलेस भी चेक करना है। चलिए, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, तो बेटा देखो ये डिपेंडेंसी यहां प्रिजर्व हो रही है जेड में, यस सर, ये डिपेंडेंसी यहां प्रिजर्व हो रही है जेड में, यस सर, और सर पी आर सर ये वाई में प्रिजर्व हो रही है क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट यहां पे है, दैट मींस इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है। अब चेक करना है कि सर ये लॉसलेस है या नहीं। अल्फा मेथड लगा लो, कहां हम पूरा सेट निकालेंगे, अल्फा मेथड लगा लेते हैं, P Q R S R1 R2, ठीक है। R1 के इसको Y और Z में लिखा है इसने, ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। R1 में PR है तो PR में अल्फा ले लिया, और R2 में Q है, R है, S है। सर अब हमें यहां पे दिखता है कि R में 2 अल्फा है, तो R से क्या ला सकते हो बेटा आप? सर R से P ला सकते हैं, वेरी गुड। P में एक अल्फा लिख दिया, एक अल्फा ऑलरेडी था, एक अल्फा लिख दिया, द कंप्लीट रो कंसिस्ट अल्फा, तो ये हो गया लॉसलेस। क्या हो गया? लॉसलेस हो गया। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो C इज योर आंसर, C इज योर आंसर। QR की है बेटा इसका, एक तो ये QR से S आ रहा है ना, और S राइट हैंड साइड में, अच्छा राइट हैंड साइड में R नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया, RS यस, R इज कंपल्सरी, एग्जैक्टली। सो QR एंड RS, R इज नॉट इन राइट हैंड साइड ना, R इज नॉट इन राइट हैंड साइड, एग्जैक्टली। तो QR एंड RS ये दोनों की होगी, बिल्कुल। QR एंड RS, यस अमितेश, QR एंड RS, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, हाँ, सो द एट्रीब्यूट दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड वो होना चाहिए, तो R नहीं है तो R दोनों में आएगा, Q नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अवर ऑप्शन इज C, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों भाई हमने जो है ये क्या हो गया हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। हमें अल्टीमेटली देखना था बीसीएनएफ में है या नहीं, तो ये S की नहीं है ना, S तो प्राइम एट्रीब्यूट है, सो इट इज नॉट इन बीसीएनएफ, तो बीसीएनएफ में नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, देख लेते हैं। ओके, सी है थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको 4 रिलेशन दिए हुए,
4 ऑप्शंस दिए हैं A B C D, ठीक है। हमसे पूछा है फॉर ईच रिलेशन ऑल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर लिस्टेड, मतलब कि इसकी जितनी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, सारी की सारी यहाँ पे लिस्टेड की हुई है, A में, B में, C में, D में, सब दिया हुआ है, ठीक है। द अंडरलाइन एट्रीब्यूट आर द रिस्पेक्टिव प्राइमरी की, तो जो अंडरलाइन एट्रीब्यूट है ना वो क्या है, उनकी प्राइमरी की है, रिस्पेक्टिव प्राइमरी कीज भी हमें दी हुई है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन अबव इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF, भैया इसमें से कौन सा रिलेशन है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा बट BCNF में नहीं होगा। अगर आप लोगों ने किया है क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से वो आप बताएंगे। सो विच आर ऑफ द रिलेशन अबव is in third normal form but not in BCNF, तो कौन सा 3NF में बट BCNF में नहीं है। The simplest way what you can do, क्या कर सकते हो आप लोग, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम देखेंगे स्कीमा 1, registration, roll number, course. Courses is a set valued attribute containing the set of courses a student has registered for, है ना। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है कि जो कोर्स है बेटा वो सेट वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सेट वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि एक रोल नंबर 1 है ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो कोर्स है, 1 ने जितने कोर्स लिए होंगे वो सारे के सारे कोर्स एक ही सेल में क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। दैट मींस इट कंसिस्ट सेट। तो सेट वैल्यूड है तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेट वैल्यूड के केस में हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं। तो अब आपको रोल नंबर प्राइमरी की दी हुई है, तो आपके पास टेबल में जो है बेटा रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही कोर्स आ रहा है, रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ही कोर्स आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, रोल नंबर 1 इज देयर। अब जितने भी कोर्सेज है ना वो सारे के सारे यहाँ पे सेट के फॉर्म में क्या कर दिए, उसने स्टोर कर दिए, सेट के फॉर्म में उसने क्या कर दिया, स्टोर कर दिए। मतलब जब भी आप रोल नंबर 1 दोगे तो उस कोर्स का सेट आपको वहां पे क्या होगा, मिल जाएगा। देखिए आपको यहां पे बताना है कि रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, रिलेशन जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो बट BCNF में ना हो। अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि सेट वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मतलब एटॉमिक एट्रीब्यूट नहीं है। एटॉमिक नहीं है तो भैया ये 1NF में ही नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कोर्स आईडी का जो कॉम्बिनेशन है वो की है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रोल नंबर, कोर्स आईडी, here is a key, so that satisfy the property of BCNF, है ना। BCNF की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और BCNF कहता है तो 3NF भी करेगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड डिपेंडेंसी है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ईमेल आईडी क्या है, नॉट अ की, तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट। यस, राइट हैंड साइड इज प्राइम एट्रीब्यूट, दैट मींस इट इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF। तो भैया ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये 3NF की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करती है बट BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो व्हाट वी कैन से योर ऑप्शन इज सेकंड, बी इज योर आंसर, स्कीमा 2, ठीक है। बेटा 2 एट्रीब्यूट है उसमें, लेकिन वहां पे क्या है, एक एट्रीब्यूट सेट वैल्यूड दे दिया ना। जैसे बाय डिफॉल्ट तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हर एट्रीब्यूट एटॉमिक होता है, बट अगर क्वेश्चन कह देता है कि भैया सेट वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मतलब वो एक सेट कंसिस्ट करता है, तो फिर वहां डेफिनेशन चेंज कर दी उसने, लिखा है स्पेशली इसीलिए लिखा है उसने, एक्सप्लेन करने के लिए वो चीज, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था जब पढ़ाया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कि बाय डिफॉल्ट वी आर एज्यूमिंग, देखिए जैसे सेकंड वाले में नहीं लिखा ना, देखो इसमें कहीं कुछ लिखा क्या कि कौन सा सेट वैल्यूड है या कुछ है, कुछ नहीं है, कोई भी कहानी इसने बताई क्या, नहीं बताई। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि सारे एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, एटॉमिक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि भैया ये सेट वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो फिर हमें उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा 1NF में, बट उसने बोल दिया कि भैया ये सेट वैल्यूड है या फिर ये एट द प्लेस ऑफ सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी उसने बोला था कि सेल इज नॉट अ एटॉमिक, तो फिर वो 1NF में नहीं है अगर ऐसा लिखा होता है तो। चलिए now see the next question number 4, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है ना बेटा, दैट इज रिलेटेड टू दी व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द मिनिमल कवर, है ना। आपको एक क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन R दिया हुआ है, उसका डिपेंडेंसी सेट भी दिया हुआ है, ठीक है।
और आपसे पूछा है कि कौन सा इसका इररिड्यूसिबल इक्विवेलेंट, तो भैया इररिड्यूसिबल इक्विवेलेंट कहे, मिनिमल कवर कहे, कैनोनिकल कवर कहे, सभी की बात एक ही होती है, सभी पॉइंट जो है वो सेम है, सारे सभी पॉइंट्स का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए सर इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें, तो देखिए मैंने स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि आप ऑप्शन से सर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं क्या, यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो हम सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए सर, पहला काम आपने बताया था राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो V से W आ रहा है, VW से X आ रहा है, सर ये तो देख के ही पता चल रहा है सर यहाँ सूडो ट्रांजिटिविटी है, V gives you W and W with extra attribute gives you X, तो एट द प्लेस ऑफ W we can put V, मतलब यहाँ पे W जो है वो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट है ना, हमें देखते से ये पता चल गया, लिखते से पता चल गया। चलिए सिंगल सिंगल कर दिया, फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, क्या किया बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने ये एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट था ना W, इसको हटा दिया, W को हटा दिया, तो ये हमारी डिपेंडेंसी अब बची, तो V से W, V से X, V से Y, Y से X, Y से Z। अब हम देख सकते हैं कि सर इसके अलावा तो W और कहीं आता नहीं है, मतलब इसको लेना मस्ट है। सर इसके अलावा V कहीं आता नहीं है, तो इसको भी लेना मस्ट है, इसको भी लेना मस्ट है। एग्जैक्टली सर इसके अलावा Z कहीं नहीं आता, सो यू शुड इंक्लूड दिस इज इन योर मिनिमल कवर। सर X इसमें भी आ रहा है, सर X इसमें भी आ रहा है, तो क्या करना है, तो बेटा क्या करना है, V का क्लोजर ले लो, अगर V के क्लोजर में X आ जाता है तो इसे हटा सकते हो, नहीं तो लेना पड़ेगा। तो V का क्लोजर आइडेंटिफाई किया हमने, V का क्लोजर हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमें पता चला कि V से W आ सकता है बट X नहीं आ सकता, V से W आ सकता है बट X नहीं आ सकता। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट कि ये तो लेनी पड़ेगी सर, इट इज इररिड्यूसिबल। चलिए यहां चेक कर लेते हैं, Y का क्लोजर निकाल लेते हैं, क्लोजर ऑफ Y, सर Y से V आ रहा है और सर V से X आ रहा है, मतलब विदाउट यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट दिस, और वैसे भी हम देखें तो ट्रांजिटिविटी दिख रही है ना, Y से V, V से X ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिविटी है तो Y टेंड्स टू V को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है ये किस में आ रहा है, बस आप ये चेक कर लो, तो सर ऑप्शन ए में आता है सर, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन ये पूछा हुआ था गेट 2017 में। ठीक है, गेट 2017 का क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्या आपको भी ये इजी लगा, और नहीं लगा तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताओ क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली अमितेश, आजम, आस्था, प्रतीक्षा, राधे, कुलदीप, यस बेटा, यस आलोक इज इजीएस्ट क्वेश्चन। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हमारी वी वाई की है तो सुपर की के लिए वी वाई आना मस्ट है, तो जिसमें वी वाई नहीं आता वो आपकी सुपर की नहीं होगी और वो आपका रिजल्ट होगा, तो बी इज योर आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली बी इज योर आंसर। सो इजीएस्ट क्वेश्चन था। हाँ ये थोड़ा सा मतलब बहुत टफ नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, नॉट दैट मच टफ बट या इज गुड क्वेश्चन। A database of research article in a journal uses the relational schema volume, number, start page, end page, title, year and price. The primary key is volume, number, start page, end page. हमें प्राइमरी की ऑलरेडी दे दी बेटा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमें प्राइमरी की दे दी ना, तो फिर उसमें अगर और भी कुछ कीज एग्जिस्ट अगर करती है, और भी कोई कैंडिडेट की एग्जिस्ट करती है, तो हमें फिर उससे मतलब नहीं है। प्राइमरी की का मतलब भी ये होता है, कैंडिडेट की क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें प्राइमरी की नहीं पता होती। ठीक है, आपके पास 10 कैंडिडेट की है, उनमें से आपने बोला ये प्राइमरी की है, तो मतलब हमने डेटाबेस उस प्राइमरी की को लेके इंप्लीमेंट कर दिया,
तो बाकी की से फिर हमें मतलब नहीं होता। तो अब हम प्राइमरी की हमें दे दी तो हम प्राइमरी की के हिसाब से काम करेंगे। सो ये प्राइमरी की है एंड द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द स्कीमा। तो ये फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। नाउ द डेटाबेस इज रीडिजाइन टू यूज द रिलेशनल स्कीमा। तो आपने मतलब डेटाबेस का डिकम्पोजिशन कर दिया बेटा R1 में और R2 में। R1 R2 में इसका डिकम्पोजिशन कर दिया आपने। Which is the weakest normal form that the new data satisfy but the old one does not satisfy। तो आपको बताना है कि अब ये जो डिकम्पोजिशन है ना, ये जो R1 R2 का जो ये डिकम्पोजिशन है, ये किस नॉर्मल फॉर्म में है? द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट द ओल्ड वन डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब ये वाला, बट द न्यू वन इज सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ओल्ड वाले को देख लो बेटा, ओल्ड वाले को देख लो। रिलेशन में क्या है? वॉल्यूम है, नंबर है, स्टार्ट पेज है, एंड पेज है, टाइटल है, ईयर है और प्राइस है। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट इज वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज टेंड्स टू टाइटल। तो भैया ये तो BCNF है बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ की, लेकिन सारी होनी चाहिए ना। यहां क्या है? वॉल्यूम नंबर टेंड्स टू ईयर। तो सर जो वॉल्यूम नंबर है ये हो गया पार्ट ऑफ अ की, मतलब प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, और जो y है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। मतलब कि जो रिलेशन R है इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। बेटा रिलेशन R सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये हमें यहां से पता चला। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो डिकम्पोज करके रिलेशन आए ना, ये जो डिकम्पोज करके रिलेशन आए R1 R2, ये जो डिकम्पोज करके रिलेशन आए ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में? तो R1 में जो एट्रीब्यूट है V, वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, टाइटल एंड प्राइस। ठीक है, तो अब देख लो कि इनमें से कौन सी डिपेंडेंसी जो इस रिलेशन R में आ रही है? सर वॉल्यूम, नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज, टाइटल। सर ये तो आ जाएगा। सो VNSE टेंड्स टू T। वॉल्यूम नंबर टेंड्स टू ईयर। सर ये नहीं आएगा बिकॉज ईयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन R1। R1 में ईयर नहीं आ रहा ना, तो ईयर वाली डिपेंडेंसी इसके लिए सेंसलेस हो गई, तो ये नहीं आएगी। फिर सर वॉल्यूम नंबर, स्टार्ट पेज, एंड पेज टेंड्स टू प्राइस, ये आ जाएगा। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट इज अ की। सो सर ये रिलेशन BCNF में है सर। दिस रिलेशन इज इन BCNF। R2 चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम नंबर, ईयर। तो भैया वॉल्यूम नंबर ईयर है तो पहली वाली डिपेंडेंसी तो आनी नहीं क्योंकि इसमें स्टार्ट पेज एंड पेज है। लास्ट वाली भी नहीं आनी क्योंकि इसमें स्टार्ट पेज एंड पेज है। सेकंड वाली इसके लिए बिलोंग करती है, तो वॉल्यूम नंबर टेंड्स टू ईयर। सो हियर वी कैन आल्सो से दैट कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन दिस इज द प्राइमरी की, है ना, या ये कैंडिडेट की है इसका। तो ये रिलेशन भी किसमें है? BCNF में। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है ना, ये जो डिकम्पोजिशन है दैट डिकम्पोजिशन इज इन BCNF। तो BCNF में है तो 3NF में होगा, हाँ सर। 3NF है तो क्या 2NF में होगा? हाँ सर। 2NF है तो क्या 1NF में होगा? हाँ सर, होगा, सभी में होगा ना भैया। ये रिलेशन सर 2NF में नहीं है बट इट इज एन 1NF बिकॉज हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हर रिलेशन 1NF की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अगर उसमें एटॉमिक है तो, और डिफॉल्ट एटॉमिक होते ही हैं, तो ये 1NF में है। ठीक है, अब आपसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मल फॉर्म, नहीं पूछा। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा होता तो BCNF आपका आंसर हो जाता, पर आपसे पूछा है विच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म that the new database satisfy but old one does not satisfy। तो weakest normal form 1NF तो दोनों satisfy कर रहे हैं, लेकिन हमें वो निकालना है जो पुराना वाला satisfy नहीं करता बट नया वाला करता है। that means your answer is 2NF। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2NF। so B is your answer। yes, exactly। ऑप्शन इसमें अंडरस्टैंड करने में, हाँ मैंने इसलिए बोला कि क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, रिलेशन R को चेक कर लेना है कि 2NF में या किस में है। तो 1NF में है, 2NF में नहीं है। तो वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म जिसमें रिलेशन R नहीं था वो 2NF था, लेकिन ये डिकम्पोजिशन है, तो योर आंसर इज 2NF। Okay, now see the next question, that is question number 7।
इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। भाई इजी क्यों है? क्योंकि सर पढ़ लिया है और डायरेक्ट भी है ये। बताइए क्या इसका रिजल्ट आप लोगों को लगता है, क्या आना चाहिए अगर आप लोगों ने सॉल्व किया था तो क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन है x विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसी, p है, q है, r है, s है, t है, u है, with the following set of functional dependency, this and that. Which of the following is a trivial functional dependency in F closure? बेटा जैसे ही नाम ट्रिवियल सुनने में आता है ना, ट्रिवियल सुनने में आता है तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्या आती है कि y जो है वो सबसेट होना चाहिए x का, तभी ट्रिवियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या st सबसेट है pr का? नहीं सर। क्या rt सबसेट है pr का? नहीं सर। क्या s सबसेट है ps का? यस सर। क्या q सबसेट है psu का? नहीं सर। c is your answer, direct question, c is your answer, c is your answer, exactly. So we can eliminate the option and directly we can find the c is your answer. अब देखिए आपको क्या है, आपको एक चीज देखिए, ये ऐसा नहीं है सर, आप जैसे क्या होता है बहुत बार जब क्वेश्चन ऐसा होता है तो सर इतने इजी क्वेश्चन क्या गेट में आते हैं? हाँ, तो गेटी का तो है, गेट 2015 में ही तो पूछा था, इसके पहले भी जो किए सारे गेट के ही तो क्वेश्चन किए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, गारंटेड है सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे बनेंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीवैल्यूड नहीं पढ़ी थी इसलिए शायद एक क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए आप लोगों से, और वो अब बन जाएगा, आज हम पढ़ा देंगे तो बन जाएगा, बट गारंटेड है कि बनेगा क्वेश्चन, है ना। अगर अच्छे से देखे टर्म एंड कंडीशंस क्या है, सिर्फ वही बोलते हैं ना कि 100% गारंटी है, बट एक स्टार बना होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन सिर्फ बेटा इतनी ही है कि क्लासेस सिंसियरली अटेंड करनी है, देखना है, सुनना है, पढ़ना है, बस यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं। अब सर हमने क्लास ही अटेंड नहीं करी तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर आपने पढ़ा है मन लगा के, दिल लगा के, और जो आपने आपका एम देखा है, आपने आपका जो एम सोचा है वो दिमाग में रखते हुए पढ़ा है, तो 100% क्वेश्चंस बनेंगे। प्रतीक्षा, हाँ सर अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, वेरी गुड बेटा। और बाकी सभी को भी कॉन्फिडेंस आया है या नहीं आया है? बाकी सभी को भी कॉन्फिडेंट, ऑल ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट? अनंत अग्रवाल, बेटा अगर दो ऑप्शन ट्रिवियल है ना बेटा, दो ऑप्शन अगर ट्रिवियल है तो एमएसक्यू क्वेश्चन होगा। आपको सिर्फ ये देखना है बेटा कि ये जो रिलेशन के ट्रिवियल है, सर एक और ऑप्शन दिया है सर ई वाला, और सर वो ऑप्शन दिया हुआ है जेड वाई टेंस टू वाई। सर ये भी सही है क्या? तो भाई सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये इस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। सर जेड रिलेशन में नहीं है तो ये गलत है ना। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि रिलेशन के जो डिपेंडेंसी उसके एट्रीब्यूट उसमें होने चाहिए, बस। बाकी फिर ट्रिवियल, सारी ट्रिवियल अलाउड है ना, सारी ट्रिवियल अलाउड है, बस बात ही खत्म हो गई। यस अमितेश, एफ क्लोजर, एफ प्लस का मतलब होता है क्लोजर ऑफ एफ। हमने पढ़ा था ना क्लोजर ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, कितनी डिपेंडेंसी होती है। तो जब भी एफ प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है क्लोजर ऑफ एफ। क्लोजर ऑफ एफ मींस व्हाट? क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अरे भाई ऑप्शन एलिमिनेशन से मतलब ही नहीं है ना। मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन तो कहां कराया? मैंने तो आपको क्या बोला? मैंने ये बोला कि ट्रिवियल की डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y, तो y इज सबसेट ऑफ x, ये होना चाहिए। तो ये देखना है आपको, बस ये देखना है। तो ऑप्शन में ही देखेंगे ना, कहां देखेंगे? ऑप्शन में नहीं देखेंगे तो कहां देखेंगे कि ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? यही तो देखेंगे, और कहां देखोगे? तो सी आंसर है, बस। ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा पॉसिबल होगा। और अगर दो ऑप्शन है तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई आपको ट्रिवियल डिपेंडेंसी दी हुई है जिसके एट्रीब्यूट रिलेशन में नहीं है तो उसको हटा देना। अच्छा सर अगर मान लो यहां पे ऑप्शन ई दिया होता पी आर टेंस टू आर, तो क्या सर ये भी सही होता? 100% ये भी सही होता। तो सर फिर इस केस में मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो अगर ऐसा दिया है तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। हमें तो सिर्फ ये चेक करना है ना, दैट्स इट।
ऋतु कुमारी सर, करते टाइम थोड़ा स्पीड कम था बट एक्यूरेसी थी। या कोई दिक्कत नहीं भाई, इस मैंने क्या बोला, स्पीड और एक्यूरेसी में पहला प्रेफरेंस एक्यूरेसी को होना चाहिए, दूसरा फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, ठीक है। और हमारा मोटिव, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या है, हम देखिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस कब आएगा पता है, अगर जल्दी आप सोचोगे नहीं मुझे स्पीड बहुत रखनी है और स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो स्पीड अभी कम रखो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करो, आराम से करो, है टाइम है, ऐसा नहीं है भाई कल एग्जाम नहीं है, अभी तो कल फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, एग्जाम नहीं है कल, तो फॉर्म भर देना सभी लोग, है ना, अगर नहीं भरे हैं तो। और आपको क्या करना है, आराम से करना है, पहले हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, फिर स्पीड अप होंगे। नहीं स्पीड कम, मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन या एक एवरेज निकालना है ना, जितने 30 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन आपने किए भाई, एक एवरेज निकालना, क्या एक क्वेश्चन को 5 मिनट में भी नहीं कर पा रहे क्या आप लोग? एक क्वेश्चन है क्या 5 मिनट में भी नहीं हो रहा? 3 मिनट छोड़ो, 5 मिनट में भी नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना, 5 मिनट में तो हो ही जाएगा यार। मतलब क्या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन पे रखोगे। हाँ, आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करते करते मम्मी ने बुला लिया और मम्मी से बात करने लग गए और फिर वापस क्वेश्चन पे आए, बोले सर आधा घंटा लग गया क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो वो तो फिर बात करोगे तो आधा क्या पूरे दिन में नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के और उस क्वेश्चन के लिए बैठोगे और अपने, अभी जरूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे बिना देखे सॉल्व हो जाए, नोट्स को भी रेफर करके करोगे, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मेन चीज क्या है कि प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, टाइम अपने आप स्पीड अप हो जाएगा। एहसान, मैंने एक बार में, देखो वेरी गुड, वेल डन बेटा, एक बार में सारे क्वेश्चन कर दिए। और देखो ऐसा भी नहीं है, देखो ऐसा भी नहीं है, देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि भाई सर आपने इजी इजी क्वेश्चन दे दिए होंगे सर, इसलिए हमसे हो गए और हम कॉन्फिडेंट हो गए। तो मैंने तो सारे गेट के दिए, मैंने मेरे मन से तो बनाए हुए तो मैंने करा दिए ना, वो तो मैंने क्लास में करा दिए, जब मैं करवाता था जो लिखता था इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वो मेरे क्वेश्चन थे, वो इजी भी थे, वो टफ भी थे, सभी टाइप के थे। बट मैंने जो क्वेश्चन अभी लिए हैं स्मार्ट में, इसमें क्या लिए, सारे गेट के लिए, सारे गेट के लिए ना, तो ये तो बात ही नहीं है कि सर इजी या टफ, सब कुछ तो ले लिया, सब कुछ तो ले लिया, ठीक है। चलिए नाउ, तो यही आता है, मतलब अल्टीमेटली मेरा बताने का मोटिव ये है कि बहुत ज्यादा डरना भी नहीं है एग्जाम से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम डरने की वजह से गलत कर देते हैं। तो डरना भी नहीं है एग्जाम से, हमने जो पढ़ा है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, हमें अपने टीचर पे भरोसा रखना है, और बस क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, खड़गपुर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, विथ बेस्ट रैंक जो आप सोच के बैठे हो। हाँ बेटा, आजम खान बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, एमएसक्यू क्वेश्चन मेंशन होगा, वहां लिखा रहता है, एमएसक्यू लिखा रहता है ना क्वेश्चन में, तो वो मेंशन होगा, उसकी टेंशन मत लो। और दूसरी बात, एक होता है रेडियो बटन, रेडियो बटन में क्या होता है बेटा, एक ही टिक होता है, और एक होता है आपका चेक बॉक्स, उसमें बहुत सारे टिक हो जाते हैं, तो उससे भी तो क्लियर हो जाएगा। रेडियो बटन है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, तुमने एक पे टिक कराओ, दूसरे पे टिक करने जाओगे तो पहला वाला मिट जाएगा, तो वैसे ही समझ में आ रहा है ना। और क्लियरली ऐसा लिखा होता है साइड में, एमएसक्यू एमसीक्यू है ना, सब कुछ लिखा होता है हर क्वेश्चन में, तो टेंशन नहीं लेना है उसकी कि सर ऐसा कुछ गलती हो जाएगी। हाँ जतिन, रेगुलर क्लासेस चल रही, प्रैक्टिस कम हो रही है, मैं बोल रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा अगर नहीं भी हो रहा है ना, बट हाँ हम हमारे नोट्स को पढ़ के, और अगर मान लो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तुम भूल गए कैसे करना है, नोट्स को रेफर करके और तुमसे ये सॉल्व हो गया ना, इसका मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट नोट्स हैं गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमसे रिजल्ट बनता जाएगा, सिर्फ इतना आप लोगों को करना है, और कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या बोला है, रिलेशन। अब देखो मैं आपको दोनों चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है, बहुत बार क्या होता है, ये क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन जो चीजें उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दिमाग में रखनी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान में रखना है पता है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन वो उस डायरेक्ट आंसर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या हर गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही अप्रोच रखनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द रिलेशन आर एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, व्हाट इज द की फॉर आर, बेटा सबसे पहला काम जो आप लोग करोगे ना, वो क्या करोगे, EFG तीनों यहां पे है, FIJ तीनों यहां पे है, EHKL सारे यहां पे है, KM यहां है, LN यहां है, ये सबसे पहले देख लेना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं पता है,
क्योंकि हम होते हैं जल्दी में, मेरे से भी ये गलतियां होती थी, कब, जब मैंने पेपर दिए थे, आपसे भी ये गलती हो सकती है या हुई भी होगी अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो। अब क्या होगा पता है, आप क्या पढ़ते हो, तो यहां तो पढ़ते ही नहीं हो, आप सीधे यहां जाते हो, सीधे यहां जाते हो। व्हाट इज की फॉर आर, रिलेशन की की पूछी है। अब आप यहां से राइट हैंड साइड करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। अब मान लो कि कुछ डिपेंडेंसी ऐसी दी हुई थी जो एट्रीब्यूट रिलेशन में नहीं थे, तो हमें उन डिपेंडेंसीज को हटाना है। अगर बिना हटाए हम की निकाल लेंगे ना, तो बेटा की अलग आ जाएगी, की अलग आ जाएगी, ठीक है। और वैसी की एक ऑप्शन में दी हुई भी रहेगी आपको, तो फिर आप गलती कर दोगे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके सारे एट्रीब्यूट इसमें है या नहीं। अगर कोई भी डिपेंडेंसी हमें ऐसे मिलती है जिनके एट्रीब्यूट इसमें नहीं है, तो फिर हम उन्हें हटाएंगे भी, जैसा मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। चलिए, तो ठीक है सर, सारे एट्रीब्यूट तो है, तो अब सर क्या करना है, सो यू नीड टू चेक दैट द एट्रीब्यूट दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, इट शुड बी इन योर की। सर ई नहीं है सर, यहां से देखोगे, ठीक है, ई नहीं है सर, फिर ई के बाद एफ भी नहीं है, फिर एफ के बाद व्हाट, जी इज देयर, एच नहीं है, आई इज देयर, जे इज देयर, के इज देयर, एल इज देयर, एम इज देयर, एन इज देयर। सिंपली फाइंड आउट क्लोजर ऑफ दिस, इसका क्लोजर निकाल लो, रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर, ठीक है। तो ये अप्रोच लगाओ और आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा, है ना, कभी गलती नहीं होगी। ओके, सो दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, है ना, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन, every table with two single valued attribute is in 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई रिलेशन है विद टू सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो वो हमेशा किस में होते हैं, बीसीएनएफ में, और बीसीएनएफ में तो 3 to 1 में तो होंगे ना, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल क्या है, सही है सर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्जेक्टली ट्रू, तो स्टेटमेंट तो पहला तो सही है बेटा। सेकेंड स्टेटमेंट सर हमें दिया हुआ है कि ये जो है इज मिनिमल कवर फॉर दिस डिपेंडेंसी सेट, ठीक है सर, चेक कर लेते हैं कि ये मिनिमल कवर है या नहीं। जो डिपेंडेंसी सेट दिया है बेटा, देखो क्या लिखा है, ए बी से सी, डी से ई, ए बी से ई से सी। सर सबसे पहला काम क्या करें, तो राइट हैंड साइड सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, सर ऑलरेडी है, तो फिर क्या करें, तो बेटा फिर आपको देखना है, सर क्या देखना है, तो फिर आपको देखना है कि कोई एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ सर ये देखना था। चलिए अब देखो यहां पे, अच्छा एक और चीज है ना, वो तो हम सब कर रहे, पर मुझे कुछ ऐसा दिख गया जिससे क्वेश्चन, ऐसा आप लोगों को भी दिख सकता है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोसीजर से ही चलना है, जो मुझे दिखा ये आपको भी दिख सकता है। कैसे, सर ए बी से ई आ रहा है, ए बी से ई आ रहा है, ई से सी आ रहा है, तो ए बी से सी से डेराइव हो रहा है, तो सर इसको क्यों ले, इसे हटा दें, ये बात हो गई। तो देखो हम प्रोसीजर से जा रहे थे राइट हैंड साइड, बट क्या होता है बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और अरे ये क्या, ये तो ट्रांजिटिविटी दिख रही है, तो ये हट सकता है, और ये अगर हट सकता है तो ये मिनिमल कवर में कैसे आ सकता है, तो ये गलत है, तो पूरा प्रोसीजर करना ही नहीं पड़ा, ये हो गया स्पीड अप, इसको स्पीड अप बोलेंगे ना। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच से चलोगे तो तुमको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे लगेगा, बट ये किससे आएगा, प्रैक्टिस से। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया और एकदम मुझे दिखा रहे यार ये क्या है, तो ऐसे आपको भी दिखेगा। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो व्हाट वी कैन से, S1 ट्रू है सर, S2 फॉल्स, S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, पहला ऑप्शन आ जाएगा बेटा, S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया होगा, हो सकता है कि आपने जो अप्रोच लगाई है और मैंने यहाँ पे जो बताया है उसमें अंतर हो, है ना। तो जो अच्छा लगता है आपने आपके खुद से किया, अगर आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है तो वैसे करना, और अगर मैंने जो बताया अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो ऐसे करना, है ना। तो दोनों चीजें हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, ये तरीका भी है, तो जो बेस्ट लगे उसको हमें यूज करना है। चलिए 10th क्वेश्चन,
A prime attribute of a relational schema R is an attribute that appears. बेटा S1 स्टेटमेंट क्या था? S1 स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी रिलेशन दो एट्रीब्यूट के साथ होगा. हमने पढ़ा था ना यार, क्या पढ़ा था? अ रिलेशन विथ टू एट्रीब्यूट. ये हमेशा BCNF में होता है, चाहे डिपेंडेंसी सेट कैसा भी हो. मैंने क्वेश्चन करवाया भी था. और BCNF में बेटा तो 3 में भी होगा, 2 में भी होगा और 1 में भी होगा, है ना. ये मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया है इस पे. यू कैन रिमेंबर दैट पॉइंट. 10th क्वेश्चन क्या लगता है आप लोगों को, क्या आंसर आना चाहिए? इन सम कैंडिडेट की. ओके, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी दिए हुए. आंसर्स देख के कोई भी आंसर यहाँ पे रिप्लाई मत करना, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है ना वो क्या है? लर्निंग. तो जो आपको लगता है, अगर लगता है कि हाँ बी आना चाहिए या ए आना चाहिए तो वही लिखना. अगर आपको लगता है कि सर आंसर की में बी दिया हुआ है पर सर मुझे ए लगता है, तो डिस्कस करना. ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर की में बी दिया है तो सर मैंने पूछा क्या आंसर आएगा, आपने बी बता दिया. ऐसे नहीं करना है. ऐसे करेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे. ठीक है, अगर आपको लगता है सर ए आना चाहिए तो बोले कि सर ए आना चाहिए, मुझे तो ए लगता है सर, बी क्यों, तो तभी तो सीख पाओगे, नहीं तो फिर कैसे सीखोगे. चलिए, a prime attribute of a relational schema R is an attribute that appears. प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन R. प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है सर? आपने बताया था कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, बिल्कुल, या पार्ट ऑफ प्राइमरी की भी कह सकते हैं. हाँ, तो कैंडिडेट की का पार्ट कहो, प्राइमरी की का पार्ट कहो, एक ही बात है. सुपर की का पार्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सुपर की क्या होती है? कैंडिडेट की विथ एक्स्ट्रा, उसके साथ कुछ और, है ना, तो वो नहीं. तो कैंडिडेट की मिनिमल का पार्ट होना चाहिए, सिंपल सा. देखिए, अ प्राइम एट्रीब्यूट तो प्रेजेंट कहां पे? दैट अपीयर्स, मतलब कि वो कहां आपको मिल सकते हैं. तो पहला ऑप्शन बोल रहा है सारी कैंडिडेट की में मिलेंगे, सेकंड बोल रहा है कुछ कैंडिडेट की में मिलेंगे, थर्ड बोल रहा है फॉरेन की में मिलेंगे, और फोर्थ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की में मिलेंगे. तो भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की में मिलेंगे. प्राइमरी की में मिलेंगे, ये कैंडिडेट की में तो मिल सकते हैं ना, कैंडिडेट की तो बहुत सारी होती है. फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पूरे नॉर्मलाइजेशन में नहीं पढ़ा तो फिर उसको छोड़ ही दो, ऑप्शन है. अब है कि सारी कैंडिडेट की में या सम कैंडिडेट की में. अच्छा, कैंडिडेट की बेटा आपकी क्या हो सकती है? ए हो सकती है, यस सर. बीसी हो सकती है, यस सर. तो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो बीसी के पार्ट हो सकते हैं. हाँ, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुए? बी और सी हुए. क्या ए कभी प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं सर, ए तो की है. क्या की के पार्ट हो सकते? क्या ए अगर कंपोजिट नहीं है तो क्या उसका पार्ट होगा? नहीं. तो इस कैंडिडेट की के लिए कोई प्राइम एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, इस कैंडिडेट की के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ के लिए करता है कुछ के लिए नहीं करता. तो सम हो गया, ऑप्शन बी. ठीक है, सो बी इज योर आंसर. बी इज योर आंसर. एग्जैक्टली, सो बी इज योर आंसर. चलो, नाउ ओके, देयर इज अ कॉमन डेटा क्वेश्चन 11 नंबर और इसके बाद वाला ना 12 नंबर. ये रहा 12 नंबर. तो 11 नंबर में आपसे पूछा है कि ये जो रिलेशन है, ये जो डिपेंडेंसी सेट है, इसकी कितनी कैंडिडेट की है, और 12 नंबर में पूछा है कि रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में है. तो सबसे पहले, और वैसे भी रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में है ये निकालने के लिए कैंडिडेट की तो निकालनी पड़ेगी. अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है. इसका मतलब है कि दो क्वेश्चंस एक सेम डेटा पे आए. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उस टाइम पे. हालांकि अभी जो करंट पैटर्न है उसमें कॉमन डेटा और क्या बोलते हैं, लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस, ये अभी करंट सिनेरियो में नहीं पूछे जा रहे. सारे इंडिविजुअल अलग अलग पूछे जा रहे हैं. ठीक है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, वो चाहे तो पूछ भी सकते हैं. तो अगर आ जाता है तो फिर भाई 4 नंबर अच्छी बात है. अगर सर ऐसे 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही बढ़िया है ना. ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, पढ़ा तो है ही. तो आ जाता है तो 4 मार्क्स का है, और नहीं भी आता है तो सिंगल क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं. ठीक है,
राधे सर वंस अगेन। बेटा देखो मैंने प्रीवियस वाले में ये बोला था मैंने क्या कहा था कि जो कैंडिडेट की है अगर वो कंपोजिट नहीं होती है तो उसके प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होते। तो बस आपसे वही तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्राइम एट्रीब्यूट सारी कैंडिडेट की में मिलते हैं? नहीं, कुछ कैंडिडेट की में मिलते हैं। तो बी इज योर आंसर। ठीक है अर्पित? नाउ सी हियर सर, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हाउ मेनी कैंडिडेट की डज द रिलेशन हैव 3 4 5 6। अब इस टाइप का क्वेश्चन सर न्यूमेरिक आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट की होती है वो फिक्स्ड ही है ना। 3 है तो 3 है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए 3 निकल रही है और सर मैं निकाल रहा तो 4 निकल रही। मल्टीपल आंसर तो होते नहीं है, फिक्स्ड आंसर है तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस दिए हुए हो, आपको न्यूमेरिक आंसर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द एट्रीब्यूट दैट इज नॉट प्रेजेंट राइट हैंड साइड, इट शुड बी इन योर की। रिलेशन के एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए इज देयर, बी राइट हैंड साइड में है, सी बी है, डी नहीं है, सिर्फ डी ही नहीं है। तो डी का क्लोजर निकालो। सर डी का क्लोजर तो डी अकेला देता है सर। अब क्या करें? तो बेटा अब क्या करना है, अगर डी के क्लोजर में सिर्फ डी आता है तो डी के साथ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड करते जाने हैं और कैंडिडेट की निकालते जाना है। ठीक है सर। सो डी के साथ हमने ऐड कर दिया ए डी के लिए चेक करें। हाँ बिल्कुल चेक करना पड़ेगा ना। ओके, सो ए से बी सी आ गया, डी से डी खुद आ जाएगा, ठीक है, और ए से बी सी आ गया, डी से डी खुद आ जाएगा, बी से सी एफ एच आ जाएगा, सी इज ऑलरेडी देयर, एफ एच आ गया, एफ से ई जी आ गया, और सी एच से जी, हाँ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे ही एट्रीब्यूट आ गए ना, दैट्स इट। मतलब एडी इज वन ऑफ द कैंडिडेट की, एडी एक कैंडिडेट की है। अब हमें चेक करना है कि और कौन सी कैंडिडेट की पॉसिबल है। ठीक है सर बीडी के लिए चेक कर ले। हाँ कर लो चेक, क्या दिक्कत है? सभी के लिए चेक करना। डी के साथ सारे ऐड करने, ए बी ऐड करना है, बी सी डी ई, मतलब सारे ऐड करने। बी क्या सर बी से सी एफ एच आता है सर, वेरी गुड। डी से डी खुद आता है सर, वेरी गुड। एफ से ई जी आता है सर, वेरी गुड। और सर ई से ए बी आता है सर, सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो इज ऑल्सो कैंडिडेट की। सी डी के लिए चेक करें। हाँ कर लो सर, सी से सी आता है सर, डी से डी आता है सर, और ये दोनों मिलके भी और कुछ नहीं ला सकते, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। सो एडी इज अ कैंडिडेट की, बीडी इज अ कैंडिडेट की, सी डी कैंडिडेट की नहीं है। ईडी के लिए चेक करें। यस कर लीजिए ईडी। अब देखिए सर ई से ए आता है सर, और डी से डी आता है, और सर यहां पे हमें आपने एक पॉइंट बताया था, अगर हम नहीं भूले हैं तो ये पॉइंट था कि अगर किसी भी क्लोजर में कोई कैंडिडेट की आ जाती है, देखो ईडी का क्लोजर निकाल रहे थे और इसमें क्या आ गया बेटा, एडी, और एडी से तो सब कुछ आ सकता है, मतलब ये भी क्या है, कैंडिडेट की है, तो भैया ये सारे डेराइव कर देगा, ये सारे डेराइव कर देगा। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां आपका टाइम हो जाएगा सेव, ये टाइम सेविंग का काम है। तो ईडी का क्लोजर से सारे एट्रीब्यूट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। एफडी से, एफडी का क्लोजर देखो, एफडी का क्लोजर सर, एफ से सर ईजी आया और डी से डी आया, एफ से ईजी आया, डी से डी, सर ये क्या, इसमें तो ईडी आ गया सर, और ईडी कैंडिडेट की है, इसका मतलब है कि ईडी बाकी सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर देगा, तो ये भी कैंडिडेट की हो गई 100%, 100%। सो एडी कैंडिडेट की है, बीडी कैंडिडेट की है, ईडी कैंडिडेट की है, एफडी कैंडिडेट की। सर आगे भी चेक करें क्या? हाँ करना तो पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो एफ के बाद बचा आपका कौन सा एट्रीब्यूट, जी, तो जीडी भी देखोगे बेटा आप, जीडी भी देखोगे। सर जी से जी आता है सर, डी से डी आता है, और कुछ नहीं आता, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। एच डी, बिल्कुल एच डी भी देखना पड़ेगा बेटा आपको, एच डी भी देखना पड़ेगा। सर एच से एच आता है, डी से डी आता है, और कुछ नहीं आता, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। अच्छा सर इसके आगे और चेक करना है, तो देखो अब एडी के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो सुपर की होगा, बीडी के साथ भी सुपर की होगा, ईडी के साथ भी सुपर की होगा, है ना, एफडी के साथ भी सुपर की होगा, लेकिन जी सी एच डी, ये चार एट्रीब्यूट अगर मिलके
भी, इनमें से कोई 3 एट्रीब्यूट या इनमें से कोई 4 एट्रीब्यूट भी मिलके अगर इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देते हैं ना, तो वो भी कैंडिडेट की होगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि GCHD से GCHD ही आएगा, उसके अलावा और हम कुछ नहीं ला सकते, ठीक है, इसलिए ये की नहीं है। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज बी, 4 इज योर आंसर, 4 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। अब पूछा है कि रिलेशन जो है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, 12th वाला। तो देखो यहां क्या दिया हुआ है सर, यहां दिया हुआ है F से E, F से G, ठीक है। F क्या है सर, FD की थी ना, तो F क्या है सर, F प्राइम एट्रीब्यूट है। G क्या किसी की में आ रहा था सर, G किसी की में नहीं आ रहा था, तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी हो गई, ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। और अगर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है मतलब रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो फिर किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही है। सो इट इज इन 1NF बट नॉट इन, ओके। तो व्हाट यू कैन से दैट कि सर इट इज इन 1NF बट नॉट इन 2NF। तो भाई सर 2NF में नहीं है तो 3NF और BCNF में होगा या नहीं होगा। जब 2NF में ही नहीं है तो आगे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, कौन सा सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, क्या लगता है। एवरी रिलेशन इज इन 3NF इज ऑल्सो इन BCNF। सर उल्टा बोल रहे हो सर, सर उल्टा बोल रहे हो। अगर रिलेशन BCNF में है तो 3NF में होता है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, गलत है पहला, ओके। A relation R is in 3NF if every non-prime attribute of R is fully functionally depend on every key। क्या हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट रिलेशन की हर की पे डिपेंड होना चाहिए क्या, नहीं, ये एवरी लिखा है ना इसलिए ये गलत है। एवरी की पे नहीं, अगर कोई रिलेशन में 3 कैंडिडेट की है तो जितने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या तीनों की तीनों कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड होने चाहिए, नहीं, किसी में भी डिपेंड हो, किसी भी की पे डिपेंड हो, बस डायरेक्टली डिपेंड होना चाहिए की के ऊपर, सारी की पे डिपेंड हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भाग्यश्री सर एटॉमिक वैल्यू भी बोला था तो डायरेक्टली 1NF बोल सकते हैं बेटा, एटॉमिक बोला था तो 1NF में तो है, बट आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो 1NF में है, 2NF, 3NF, 4NF। अगर कोई रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा, 2 में भी होगा, 1 में भी होगा। तो एटॉमिक इसलिए बोला था उस क्वेश्चन ने, एटॉमिक इसलिए बोला था उस क्वेश्चन ने, देखो एटॉमिक उस क्वेश्चन ने इसलिए कहा था बेटा ताकि 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 आप ये मान के चलो कि वो 1NF में तो है ही, ठीक है, 1NF में तो है ही। अगर वो सर एटॉमिक नहीं लिखता तो भी बाय डिफॉल्ट हम 1NF मान के ही चलते हैं। हाँ सर अगर वो यहां पे लिख देता कि इट कंसिस्ट सेट वैल्यूज तो फिर वो 1NF में भी नहीं होता, ऐसा है ना। बट अगर नहीं लिखा है या लिखा है, एटॉमिक लिखा है या एटॉमिक नहीं लिखा है, वो एटॉमिक ही माने जाते हैं। Sir, third है every relation is in BCNF is in third NF. Yes, this statement is exactly correct. भैया हर रिलेशन जो BCNF में होगा वो 3NF में 100% होगा। लास्ट बोल रहा है नो रिलेशन कैन बी इन बोथ, ऐसा होता ही नहीं है, BCNF में है तो 3NF में भी होता है। तो सी आंसर है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था भैया। यस, दिस वन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगर आप लोगों ने किया है इसे तो बताइए क्या आंसर आया, अगर किया है तो।
ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13। देखो यार क्या है, एक रिलेशन है ABCDE, ठीक है, इसमें दो कैंडिडेट की है या एक कैंडिडेट की है ना। अच्छा ये देखो, A gives you BC, A gives you BC, B gives you DE and D gives you A, है ना। ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, वही एग्जांपल देखिए। हाउ मेनी कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन? सर A कैंडिडेट की है सर DE कैंडिडेट की है सर, और सर B भी कैंडिडेट की है सर। ठीक है बेटा, ये 3 कैंडिडेट की है। C क्या है सर? C जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। चलिए, तो C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। पहली डिपेंडेंसी सर जो लिखी है A से B लिखा है, और इसको हम लिखे तो A से C लिखा है। तो ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये डायरेक्टली की पे डिपेंड कर रहा है। यस सर, लेकिन क्या ये डायरेक्टली सारी की पे डिपेंड करेगा? ऐसा गारंटेड है क्या? ऐसी कहीं गारंटी लिखी हुई है क्या? क्या रिलेशन के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो हर की के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करे? ऐसा कहीं गारंटेड है क्या? कहीं भी डेफिनेशन में ऐसा लिखा है क्या? नहीं। हम क्या बोलते हैं, इट शुड बी डिपेंड ऑन अ की, है ना। वो भाई की पे हर जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, वो रिलेशन में एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन is a fully functionally depend on every key, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2 पॉइंट्स हमने कहे ना, ऐसा नहीं है। हर की के ऊपर होगा इज नॉट अ कंपल्सेशन। चलिए 14th पे आते हैं। Consider the following relational schema for a library database. Okay, book 2 NF है, collection 3 NF है, ठीक है। Consider the following relational schema for a library database, book and collection with the following functional dependency and it is already given कि author title is a key for both the relation schema। तो हमें author title से मतलब है, बाकी हमें मतलब नहीं है, बाकी हमें मतलब नहीं है कि और कौन सी की एग्जिस्ट करती है नहीं करती, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें की स्पेसिफाई करी हुई है मतलब बस अब हमें इस की को देख के ही काम करना है, ठीक है। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which is true statement। चले, बुक एज बुक, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर, पब्लिशर, ईयर, प्राइस। बुक एक रिलेशन हमने लिया बेटा, इस बुक रिलेशन में है टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर, पब्लिशर, ईयर एंड PR फॉर प्राइस। इसकी डिपेंडेंसी सेट क्या होगा? इसका डिपेंडेंसी सेट क्या होगा? तो यहां देखो ना, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर तीनों बिलोंग करते हैं। यस सर, सो TAC। कैटलॉग नंबर से टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर, सर यस सारे बिलोंग करते हैं। तो कैटलॉग नंबर टेंड्स टू टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर। पब्लिशर, टाइटल, ईयर टेंड्स टू प्राइस। पब्लिशर, टाइटल, ईयर टेंड्स टू प्राइस, तो थर्ड भी सर वहां पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। नाउ टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर। क्या कह सकते हैं इसके लिए? फर्स्ट, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग सर ये डिपेंड करता है, एंड व्हाट वी कैन से टाइटल, ऑथर, कैटलॉग डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैटलॉग नंबर देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? कैटलॉग नंबर टेंड्स टू टाइटल, कैटलॉग नंबर टेंड्स टू ऑथर, कैटलॉग नंबर टेंड्स टू पब्लिशर, कैटलॉग नंबर टेंड्स टू ईयर। तो ये ऐसा नहीं कि आप भाई सेकंड वाली पूरी हटा दो, क्योंकि राइट हैंड साइड तो डिकम्पोज हो सकता है ना। तो इसमें से कितना कंटेंट हम निकाल सकते हैं? कैटलॉग नंबर टेंड्स टू टाइटल, ऑथर, ये वैलिड है।
पब्लिशर ईयर वाला वैलिड नहीं है तो उसको हटा दिया, बिकॉज वी कैन डिकम्पोज द राइट हैंड साइड, तो इतना कर दिया। फिर पब्लिशर टाइटल ईयर, लेफ्ट हैंड साइड डिकम्पोज नहीं होगा तो ये वाले एट्रीब्यूट इसमें बिलोंग नहीं करते, तो फिर यहां इसको छोड़ दो। ये कलेक्शन हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका कलेक्शन हो गया, ठीक है, ये कलेक्शन हो गया। नाउ व्हाट वी कैन सी, सो कलेक्शन आपसे पूछा है कि भाई किसमें है, कलेक्शन और बुक किसमें है ये पूछा है। लेट्स सी हियर, अब यहां पे देखें टाइटल ऑथर, सर टाइटल ऑथर तो की है सर, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पहली वाली स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो BCNF को भी फॉलो करता है, ये तो BCNF को भी करता है, ठीक है। लेकिन सेकंड में देखें इसको C टेंस टू TAPY लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसको ये जो राइट हैंड साइड है ये तो ब्रेक हो सकता है ना, हाँ ब्रेक हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना C टेंस टू T लिख सकते हैं, C टेंस टू A लिख सकते हैं, C टेंस टू P लिख सकते हैं, C टेंस टू Y लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन सी, यहां पे अगर हम लोग देखें, तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है। अब आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको ऑलरेडी दी हुई है ऑथर टाइटल इज अ की, तो और कोई जैसे सी से आप कह सकते हो कि सर सी से टीए आ रहा है, सी से टीए आ रहा है, तो सर सी भी तो की हो सकती है, सी कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन इस रिलेशन के लिए आपको सिर्फ ऑथर टाइटल को ही की एज्यूम करके चलना है। तो सी इज कैपेबल टू वर्क एज अ की, बट ये क्वेश्चन मना करता है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है एज्यूम दिस इज द की फॉर द बोथ द स्कीमा, तो सी को आप की नहीं मानोगे, तो सी की नहीं है, सी की नहीं है, तो राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, यस। तो यहां से ये रिलेशन बन गया बेटा 3NF में, यहां से ये रिलेशन बन गया 3NF में। ये BCNF बोल रहा था लेकिन ये कंडीशन BCNF की सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहां से ये रिलेशन बन गया 3NF में। अब हम यहां पे क्या देखेंगे, सर इट इज नॉट अ की और ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो यहां से ये रिलेशन बन गया 2NF में, यहां से ये रिलेशन बन गया 2NF में। मतलब ये पहला वाला BCNF की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ये BCNF की नहीं कर रहा था, 3NF की कर रहा था, और ये 3NF भी नहीं कर रहा है बट ये 2NF कर रहा है, मतलब अभी तक आपका रिलेशन 2NF में है। अब अगली वाली चेक करते हैं, तो PTY टेंस टू PR, तो बेटा PTY को हम लोग क्या लिखेंगे, PTY को हम लोग क्या लिखेंगे, P और Y तो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, T प्राइम एट्रीब्यूट, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड प्राइम एट्रीब्यूट टेंस टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना, ये है, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे, क्या इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट आपका एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट है क्या आप यहां से P हटा दोगे तो भी PR ला सकते हो, क्या आप यहां से T हटा दोगे तो भी PR ला सकते हो, क्या आप यहां से Y हटा दोगे तो भी PR ला सकते हो, नहीं सर। तो डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज इन 2NF, ये 2NF में है, नहीं ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो भैया बुक जो है वो 2NF में है, बुक जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, और कलेक्शन जो है दैट इज TA, मतलब ये तो की है, और ये C टेंस टू T और C टेंस टू A मींस व्हाट, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब दिस कलेक्शन इज इन 3NF। C is your answer, ब्रेक हो गया क्या आज बेटा, ब्रेक नहीं है ना, 7 से हमने क्लास स्टार्ट, आप लेट आए क्या, 7 to 10 क्लास है, 7 to 10 क्लास है, नो ब्रेक। ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है। चले, सो A से B, B से C, C से D, D से B, बेटा 3 आवर्स में ब्रेक, तो क्या ही लेंगे हम लोग, क्या ब्रेक लेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे और फिर क्या छोड़ेंगे, है ना। मैंने पहले स्टार्टिंग में क्लास थोड़ी लॉन्ग रखी थी, आप लोग बोले सर बहुत हम दिन भर थक जाते हैं, तो क्लास शॉर्ट करी, तो फिर शॉर्ट क्लास में ब्रेक की तो जरूरत ही नहीं है यार बेटा, है ना। फिर ऐसे ब्रेक ही लेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे और फिर कैसे खत्म करेंगे सिलेबस और फिर कैसे करेंगे काम, है ना।
चलिए, लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी ए से बी से सी से डी से बी। डिकम्पोज ए बी सी बी डी, है ना, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, है ना, और एक बार और मैं करवा देता हूं, ताकि अगर भाई किसी को डाउट है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो उसका डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन इससे क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, सो रिलेशन में बेटा ए से फर्स्ट रिलेशन आपका आर है, दैट गिव्स यू ए बी, है ना। इसका जब डिपेंडेंसी सेट निकालोगे ना, तो ए से बी आ रहा है, तो ये वाली डिपेंडेंसी तो यहां आ ही जाएगी। ए से बी आ रहा है बेटा, ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, तो ए से सी आ सकता है, लेकिन वो डिपेंडेंसी हम यहाँ ले नहीं सकते ना। तो अब हम सिर्फ ले सकते हैं अगर B टेंड्स टू A हो तो B से C, लेकिन C से A कभी नहीं आता। मतलब इस सेट में A टेंड्स टू B के अलावा और कोई डिपेंडेंसी आने वाली नहीं है। रिलेशन R2 BC, B से C तो डायरेक्ट दिया हुआ है, बस अब आप ये चेक कर लो क्या C से B ला सकते हो, तो C से D और D से B, यस सर ला सकते हैं, तो C से B ला सकते हो, तो B से C भी हो गया, C से B भी हो गया। R3 BD, अब देखिए दो एट्रीब्यूट है ना, दो एट्रीब्यूट है, तो डिपेंडेंसी क्या बन सकती है, B से D, D से B, चेक करना है, तो B से D बन सकती है क्या, हाँ सर, B से C आ रहा है और C से D आ रहा है, तो B से D बन सकती है, तो लिख दो। D से B बन सकती है सर, डायरेक्टली तो दी हुई है, तो लिख दो। चलिए पहला काम सर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक कर लेते हैं। A टेंड्स टू B, सर इट इज प्रिजर्व इन R1, B टेंड्स टू C, इट इज प्रिजर्व इन R2, हमें C टेंड्स टू D चेक करना है, तो आप ये देखो C से B आ रहा है और B से D आ रहा है, तो ट्रांजिटिवली C D दे देगा, तो ये भी प्रिजर्व हो रही है, और D टेंड्स टू B डायरेक्टली यहां पे आ रही है, तो ये भी प्रिजर्व हो रही है, तो व्हाट वी कैन से दैट इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो भैया ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो गया बेटा। अब हमें चेक करना है, कि ये लॉसलेस है या नहीं, सो व्हाट यू कैन डू वन थिंग, इन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B कॉमन है, B इसकी की है, यस इट इज की फॉर दिस, मतलब ये जॉइन लॉसलेस है, इन दोनों को जॉइन किया तो रिलेशन बन गया R12 विथ एट्रीब्यूट ABC, विथ डिपेंडेंसी सेट A से B, B से C, C से B। अब इस R12 रिलेशन और R3 रिलेशन का कॉमन एट्रीब्यूट क्या है सर, B है। क्या B किसी एक रिलेशन की है, किसी भी एक की होगी तो चलेगा सर, इसकी की दिख रही है, मतलब ये लॉसलेस है, फाइनल लॉसलेस। सो A is your answer, A is your answer। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ रिलेशन विथ डिपेंडेंसी A B C D E P G बी अ रिलेशनल स्कीमा इन द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर नोन। सिंपल है, सिर्फ ये बताना है बेटा कि रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, कैसे बताएंगे सर, तो सबसे पहला काम है कैंडिडेट की निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा। तो व्हाट इज कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन, तो जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा ना, वो कैंडिडेट की में होना मस्ट है। ए नहीं आ रहा है सर राइट हैंड साइड में, बी ए नहीं आ रहा है सर, बी भी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, पी आ रहा है और जी भी आ रहा है। चलिए तो ए बी का क्लोजर निकाल लो, सर ए बी से पहली वाली डिपेंडेंसी सर सी डी दे देगी और सी से सर ई आ जाएगा, सर डी ई दोनों मिला के पी ले आएंगे और बी जो है वो हमें जी बी देता है।
यस सर, ए बी इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन। अब देखो बेटा, ए बी कैंडिडेट की है ना, हाँ, तो डायरेक्टली लास्ट डिपेंडेंसी को देखो, लास्ट डिपेंडेंसी को देखो, बी क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट, जी क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। किस टाइप की डिपेंडेंसी है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। So your relation is not in second normal form. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स पूछा है ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, which is false? Any relation with two attributes in B, C and F, ये तो भाई सही है ना, ये तो प्रॉपर्टी ही है। A relation in which every key has only one attribute is in 2NF. A relation in which every key has only one attribute, अगर किसी रिलेशन में जितनी की है, हर की में अगर एक ही एट्रीब्यूट है तो वो 2NF में होगा 100%, क्योंकि कोई भी कंपोजिट की नहीं है, कंपोजिट की नहीं है तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है तो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये भी सही है, हमें फॉल्स ढूंढना है। अब पता है बहुत बार हम ये मिस्टेक भी कर देते हैं, क्वेश्चन जब पढ़ने जाते हैं ना तो विच इज फॉल्स पूछा है ये भूल जाते हैं, और पहला लगता है हाँ पहला वाला सही है और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी ध्यान देना है कि विच इज फॉल्स पूछा है, विच इज ट्रू पूछा है। और बहुत बार पता है जब गेट को माइंड गेम खेलना होता है तो वो कैसा क्वेश्चन पूछता है पता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब क्या होता है, बच्चा होता है जल्दी में, है ना भाई, हमको लगता है कि हम जल्दी करें तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, हमको ज्यादा मार्क्स चाहिए। बच्चा होता है जल्दी में, है ना, वो एकदम यहां देखता है ट्रू और ट्रू को टिक करता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड बहुत बार गेट में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तो कनेक्टिंग वर्ड की वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा है या और लगा है, बहुत मैटर कर जाती है चीजें। एंड पे कुछ अलग आंसर है, और पे कुछ अलग आंसर है। नॉट लगा है, अब उसने फॉल्स लिखा तो फिर भी आप समझ जाओगे, फॉल्स पढ़ लोगे, बट नॉट ट्रू लिखा, जल्दी में सिर्फ ट्रू देखा, नॉट नहीं देखा सर, और गलत करके आ गए सर। तो ये तो जाएगा, और इसमें जो नेगेटिव होगी उसकी वजह से एक दूसरा भी आधा चला जाएगा, ठीक है। तो ये गलती ना करें। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें कनेक्टिंग वर्ड्स को भी ध्यान रखें। कल मैंने क्या बताया था, BCNF डज नॉट शो ट्रांजिटिविटी। हाँ देखो गलतियां कहां होंगी, मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, हमसे फॉल्स पूछा ना, तो अभी तो हम सही कौन सा है गलत कौन सा है वो बात कर रहे हैं। तो पहला वाला सही है। हाँ सद अली, बिल्कुल बेटा, वही मैं बोलूं, नॉट ट्रू नाइदर फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मतलब ऐसा नहीं कि आपको जानबूझकर कोई गलती करना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा ना, बट वो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं गेट वाले, ऐसा क्यों करते हैं, तो भैया गेट का फुल फॉर्म बता दो मेरे को क्या है गेट का फुल फॉर्म, सब लोग लिख के बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट, है ना। जब तक मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं आप लोग फुल फॉर्म लिखो। अ रिलेशन इन विच एवरी की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, यस ये भी ट्रू है ना। A prime attribute can transitively depend on a key in a third normal form. हाँ, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली 3NF में नहीं कर सकते, बट प्राइम एट्रीब्यूट तो कर सकते हैं। इट इज ट्रू। और मैंने कहा था कि BCNF के केस में ना तो बेटा प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंड करना चाहिए और ना ही नॉन प्राइम ट्रांजिटिवली डिपेंड करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, चलिए, सो गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ओके, सो एग्जैक्टली ये जो लिखा था ना, नॉट ट्रू, नाइदर फॉल्स, नॉट फॉल्स,
that is the aptitude and what they are doing, they are testing your aptitude in engineering. तो इस तरीके से वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि कितना दिमाग लगाते हो, कितना पढ़ते हो, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसीलिए तो कहते हैं कि गेट में जब रैंक लाते हैं हम, अगर हम गेट में रैंकर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको संपूर्ण ज्ञान है ये मैटर नहीं करता, उसके साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, सारी चीजें मैटर करती है. आपकी पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग मैटर करती है. तो अपना जो बोलते हैं ना, हमारा बिहेवियर मैटर करता है, हमारा एटीट्यूड मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है और तब जाके रैंक बनती है. देखिए ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से नहीं बना होगा, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से नहीं बना होगा, है ना. तो नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया ही नहीं है, ये बताया ही नहीं है. कृष्णा सावंत, मिनिमल की का मतलब बेटा होता है, जैसे कैंडिडेट की हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट कंसिस्ट द मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, जो कि यूनिकली क्या करती है, टेबल की रो को या एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है. ठीक है, अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं तो वो सुपर की बन जाती है. तो मिनिमल की जब भी कहा है मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट की, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है ऐसा. तो यस, ये देखिए अब यहां आपने ध्यान अगर दिया हो इस क्वेश्चन में, तो बेटा इस क्वेश्चन में आ रहे हैं 2 एरो, डबल एरो. अभी तक सर आपने डबल एरो के तो क्वेश्चन नहीं कराया, आपने सिंगल एरो के कराए. तो यहां सर सिंगल एरो भी है, तो क्या सर ये मिसप्रिंट है क्या, कहीं डबल एरो लग गया, कहीं सिंगल एरो लग गया, क्या ये मिसप्रिंट है क्या? नहीं, इट इज नॉट मिसप्रिंट. ये होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है. और ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल या हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपली फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल दो, एफडी पढ़ना ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है उसमें हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं पढ़ा. ठीक है, तो ये 2007 में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया था, उसके पहले या उसके बाद में कभी नहीं पूछा. तो अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को छोड़ते हैं, पहले सारे क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है वो पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ लेट्स सी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं. बेटा मल्टी वैल्यूड क्वेश्चन खत्म हो जाए ना फिर पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी क्या मुझे पीपीटी स्विच करनी पड़ेगी, फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा ना हम लोग का. पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मल्टी वैल्यूड पढ़ लेंगे, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी बता दूंगा क्या होता है ना, वो भी पढ़ लेंगे, और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे और क्लास भी खत्म कर लेंगे. चलिए, आज नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब विद दी क्वेश्चंस. कल से ट्रांजैक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी खत्म करने के बाद फिर इंडेक्सिंग पे आएंगे, एंड देन एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, और फिर हमारा ईआर डायग्राम. खत्म सिलेबस. हमें तो भाई हर सब्जेक्ट तो ठीक है, डीबीएमएस का हर टॉपिक, अभी डीबीएमएस पढ़ रहे हैं ना तो उसकी बात कर रहे हैं, डीबीएमएस का हर टॉपिक जैसे ये समझ में आया है सबको, वैसे ही बाकी भी सब समझ में आने चाहिए, और आएंगे 100%, मेरी गारंटी है. देखो बहुत ही इजी ही क्वेश्चन बोलेंगे इसको भी. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा बेटा, ये पूछा है, तो कुछ नहीं, क्लोजर पूछे है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या करें सर, यहां पहले क्लोजर निकालना है ना, तो पहला ऑप्शन देख लो, सीएफ के क्लोजर में क्या ये आता है क्या नहीं आता है, बस यही तो देखना है. सीएफ का क्लोजर, सी के क्लोजर में जी आया, ठीक है. एफ से ई आ गया सर, जी से सर ए आ जाएगा, ए एफ है सर, यहाँ पे ए और एफ दोनों है सर, ए एफ मिलके डी दे देंगे, ठीक है. तो आ गए सारे एट्रीब्यूट, यस सब कुछ आ गया, तो ये तो ट्रू है. सेकंड चेक कर लेते हैं, क्लोजर ऑफ बीजी, बी से बी और जी तो लिख ही दो, ठीक है. फिर जी से ए आ गया, ठीक है, जी से ए आ गया,
ए बी मिलके सी डी दे देंगे, ए बी मिलके सी डी दे देंगे, सी से जी आ जाएगा, जी इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, ओके। सो बी इज देयर, जी इज देयर, जी टू ए इज देयर, ए बी टू सी डी इज देयर, ठीक, यही आ रहा है, यही आ रहा है, ओके। चलिए, सो ये तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं सी वाला, ए एफ, क्लोजर ऑफ ए एफ। सर ए एफ से सर डी आ जाएगा, एफ से ई भी आ जाएगा, ओके, ए एफ से डी आ जाएगा, एफ से ई भी आ जाएगा, डी ई से एफ है, बस ए एफ डी ई यही आएगा। तो ये भैया ये जो क्लोजर है ये गलत है, ये क्लोजर जो है ये गलत है, ये सारे एट्रीब्यूट नहीं देगा। तो सी इज फॉल्स, सी इज फॉल्स। चेक करो क्या डी भी फॉल्स है क्या, चेक करो क्या डी भी फॉल्स है क्या, चेक करो क्या डी भी फॉल्स है क्या। क्लोजर ऑफ ए बी निकालो, क्लोजर ऑफ ए बी निकालो। ए बी से बेटा आप ला दोगे सी डी, सी से आप लाओगे जी, बस और कुछ नहीं आने वाला। बट आप यहां देखो, यहां इसने एफ भी कंसिस्ट करके रखा है, तो डी भी बेटा फॉल्स है। सो व्हाट वी कैन से, बोथ सी एंड डी बोथ आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन मल्टी सिलेक्ट एमएसक्यू, अगर अगले साल आता है तो। 2006 में मार्क्स टू ऑल हुआ था, मतलब मार्क्स टू ऑल क्या होता है सर, तो बहुत बार गेट से भी गलती हो जाती है ना, गलती तो इंसान है, इंसान तो भाई गेट भी इंसान ही कोई बनाता है। तो जब भी गेट में क्वेश्चन गलत होता है तो फिर उस क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो हर बच्चे को दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं मार्क्स टू ऑल। सर अगर हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो भी मार्क्स मिलेंगे 100%। सर अगर हमने अटेम्प्ट किया और गलत आंसर लगा दिया तो भी मार्क्स मिलेंगे 100%। मतलब वो क्वेश्चन को वो क्या बोलते हैं कि भैया ये क्वेश्चन तो हमसे गलती हुई है, तो इस क्वेश्चन के मार्क्स हम सभी को देते हैं, चाहे आपने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, सही किया है, गलत किया है, सभी को 2 नंबर या 1 नंबर जितना भी होगा मिलेगा, ऐसा होता है। ओके, सो अगेन सिंपल क्वेश्चन है। कंसिडर अ रिलेशन R with 5 attributes V, W, X, Y, Z with the following dependency. Which of the following is a candidate key for the relation R? तो ये बहुत ही सिंपल है, कैंडिडेट की निकालनी है। V Y से W दिया है, W X से Z, Z Y से V, the attribute they are not present right hand side, it should be in your key, so Y नहीं है, ठीक है। और कौन सा नहीं है सर, Y नहीं है, V है ना, W है, X नहीं है, X नहीं है, Z है। क्या Y X दोनों मिलके सब कुछ दे देंगे? नहीं सर नहीं दे पाएंगे, क्या ऐड कर दें, V ऐड कर देते हैं, ठीक है, लेट्स सी। सो V Y gives you W X, W X gives you Z, तो भैया ये सब कुछ दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है। सो V X Y, B is your answer, B is your answer। V X Y, B is your answer। चलिए 21st, अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन, है ना। आपको रिलेशन की बेटा कैंडिडेट की ही निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताओ क्या होगा,
What is candidate key for the relation? What is candidate key for the relation? Yes अमितेश, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट वी विथ वी एक्स वाई इज अ सुपर की, बिल्कुल। तो हमसे कैंडिडेट की पूछी थी। अब एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंडिडेट की, एक ही बात है ना। जब भी अगर उसको सुपर की पूछना होगा ना, तो वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि विच इज सुपर की। जब तक सुपर की स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, मतलब कि वो की जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, कैंडिडेट की के बारे में बात कर रहा है। यस, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ओनली। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस की मदद से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर सबसे पहली चीज सर आपने बताई थी कि जो एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में नहीं होते हैं वो की में होने चाहिए। तो सर राइट हैंड साइड में सर जो एट्रीब्यूट है ना सर, वो कौन से नहीं है सर? ए नहीं है, और बी है, सी है, डी है, ए है सर, ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है और एच नहीं है। तो बेटा हर कैंडिडेट की में ई एच तो होने चाहिए 100%। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन सर ई एच है, ई एच है सर, लेकिन ए किसने ऐसा दे दिया सर जिसमें ई नहीं है। तो भाई ये दोनों तो मस्ट भी है, ई एच तो होने ही चाहिए, तो ये भी गलत, डी सही है। चलिए, तो इजीएस्ट क्वेश्चन ही था ये भी, कुछ बहुत ज्यादा, ये भी भैया सिंपल सा क्वेश्चन है। रिपीटेड भी बोल सकते हैं, नॉट रिपीटेड एग्जैक्टली, कुछ ऑप्शंस रिपीटेड है, बट हाँ वही मिलता जुलती बातें हैं। फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है। BCNF इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ 3NF, ये तो सही बात है। लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन इज ऑलवेज पॉसिबल इन 3rd NF, बिल्कुल सही लिखा है इसने। लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल, ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Any relation with two attributes is in BCNF? Yes, it is true. It is true. So you should tick on option C. C is false. You should tick on option C. C false है, ठीक है? Yes, yes. Is the simplest question, easiest question था, बिल्कुल easy था, है ना? Easy था। चलिए 23rd. A table has filled F1, F2, F3, F4, F5 with the following functional dependency: F1 से F3, F2 से F4, F1, F2 से F5, F1, F2 से F5, ठीक है? In terms of normalization, this table is in, है ना? तो अल्टीमेटली वही पूछा है कि भाई रिलेशन जो है वो कौन से फॉर्म में है। सबसे पहले इसका की निकाल लीजिए। F1 is not in right hand side, F2 is not in right hand side, the remaining all is in right hand side. So find the closure of F1, F2. So closure of F1, F2 gives you F3, F4, F5. So ये हो गया बेटा प्राइम एट्रीब्यूट, ये हो गया बेटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये हो गया बेटा प्राइम एट्रीब्यूट, ये हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट इन 2NF, तो सर क्या 1NF में होगा? बिल्कुल बिल्कुल। A is your answer, A is your answer, A is your answer. Let's see the next question. हाँ, yes, is also interesting, not that much tough, and even बिल्कुल भी tough नहीं है। In a schema with attributes following set of functional dependency, which of the following functional dependency not implied by the above set?
आप लोग बताएंगे भाई इसको कि करना कैसे, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए रिप्लाई करके बताओ कि इसको करेंगे कैसे ना। वैसे मैंने आपको करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन, बट आप बताओ कि कैसे करना चाहिए इसको। आप देखिए यहां आपको जो फोकस करना है ना, ये गलती नॉट जो है वो बहुत बार हम नहीं पढ़ते हैं तो हम इम्प्लाइज सोच लेते हैं, नॉट इम्प्लाइज लिखा है। एग्जैक्टली क्लोजर निकाल के, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा बिल्कुल क्लोजर निकाल के ऑप्शन का 100%। दैट इज द वे, है ना, दैट इज द वे, बिल्कुल। सो व्हाट टू डू, फाइंड क्लोजर ऑफ सी डी। अगर बेटा सी डी का क्लोजर ए सी दे दे तो ये बिलोंग करता है, ये इंप्लाइज करता है। सो सर सी डी का क्लोजर निकालते हैं सर, किसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से। सो सर सी डी से आ जाएगा बेटा ई, ई से आ जाएगा ए, तो सर सी डी के क्लोजर में सर सी और ए आ रहा है सर, आ रहा है सर सी है। सो इट इंप्लाइज, हमें नॉट इंप्लाइज पूछा है। बीडी का क्लोजर, क्या बीडी का क्लोजर सीडी देगा? सर बीडी से बीडी तो आ गया सर, बीडी से बीडी तो आ गया। अब और कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो बीडी का क्लोजर बीडी, बीडी का क्लोजर बीडी, सो सीडी नहीं आने वाला उसमें, तो बी इज नॉट इंप्लाइज, बी इज नॉट इंप्लाइज। क्लोजर ऑफ बीसी निकाल के देखते हैं, अगला वाला ऑप्शन, कहीं एक से ज्यादा सही गलत तो नहीं है। सो बेटा बी से बी, बी से सी आ गया और बी से डी भी आ गया, तो बीसी से सी डी आता है, तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। हमें नॉट एम्प्लॉइज पूछा है तो हमें बी आंसर देना है, बी आएगा बिल्कुल। आंसर सी दिया है सर, तो भाई फिर वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, पर ये सही है ना। हमने वेरीफाई कर लिया ना, सी को वेरीफाई कर लिया, ये तो बन रही है। जो नहीं बन रहा है वो रिजल्ट है, ठीक है। Okay, let's see the next question, question number 25. The relational schema with the following dependency, the highest normal form satisfied by this particular relation. पहला काम सर क्या करना चाहिए? Find out the candidate key for this relation. अगर आप लोगों ने निकाला होगा तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की बेटा एक तो आएगी नेम, कोर्स नंबर, और एक आएगा रोल नंबर, कोर्स नंबर। सर हियर डिटर्मिनेंट इज अ की सर, पर क्या सभी में? नो सर, देयर इट इज प्राइम एट्रीब्यूट। किसकी डेफिनेशन है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ही था, है ना। हो सकता है कि सॉल्व करने में हमें जितना जल्दी मैंने बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको लगे सॉल्व करने में, बट करने का तरीका यही है कि सर यहाँ पे ये दोनों की है, तो ये जो है ये यहाँ की नहीं है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए है, तो रिलेशन 3NF में है। Yes, what about this question? What about this question? Question number 26, बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आप लोग सोचते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? What about question number 26? A relation employee ID is defined with the attribute employee code, name, street, city, state, pin code,
for any pin code there is only one CT. For any pin code there is one CT. Okay, now okay, चलिए ठीक है, let's see. So हम क्वेश्चन थे 26th पे क्वेश्चन पे थे. रिलेशन एम्प्लॉय आईडी इज डिफाइंड विद द एट्रीब्यूट एम्प्लॉय कोड यूनिक नेम स्टेट सीटी स्टेट पिन कोड. फॉर एनी पिन कोड देयर इज वन सीटी एंड स्टेट. हर पिन कोड के लिए भैया एक सीटी स्टेट है. ऑल्सो फॉर अ गिवन स्टेट सीटी एंड द स्टेट देयर इज जस्ट वन पिन कोड. ओके, सो इन नॉर्मलाइजेशन एम्प्लॉय वन इज इन व्हाट. तो भैया हमें बताना है कि इसमें जो एम्प्लॉय वन है वो किस रिलेशन में है. ठीक है, अब देखिए यहां इस क्वेश्चन के लिए पता है इन्होंने क्या दिया हुआ है बेटा आपको. एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, देखो जनरली जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है. ये जो लिखा है फॉर पिन कोड, इसका मतलब है कि पिन कोड से आप एक सीटी और एक स्टेट ला सकते हो. मतलब पिन कोड से सीटी डिराइव कर सकते हो, पिन कोड से स्टेट डिराइव कर सकते हो, है ना. इसका मतलब यही हुआ. और उसी के साथ में लिखा है कि स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट इनके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही पिन कोड है. तो स्ट्रीट, सिटी और जो स्टेट है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, पिन कोड है. एक ही पिन कोड है. Got it. Now what we can say, एम्प्लॉय आईडी को उसने क्या लिया हुआ है, यूनिक उसने स्पेसिफाई किया हुआ है. एग्जैक्टली इसको स्पेसिफाई करना था यूनिक विथ नॉट नल, है ना. अगर ऐसा स्पेसिफाई किया जाता या फिर उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना था क्लियरली कि इट वुड बी द प्राइमरी की. तो इस क्वेश्चन ने क्या एजम्पशन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है ना, उसको उसने क्या माना है, की माना है. तो what they are saying, है ना. हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन that is in 2004, तो अब हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ वहां पे एरर होगा. ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां इसने स्पेसिफाई किया हुआ यूनिक. तो यूनिक को हम लोग क्या मान के चल सकते हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट की सपोज टू बी वो क्या कर रहा है, यूनिकली डिफाइन कर रहा है. इट यूनिकली डिफाइन द होल एम्प्लॉय टेबल. तो उस एम्प्लॉय टेबल को यूनिकली अगर वो डिफाइन करता है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि जो की है, की इज नॉट कंपोजिट, की कंपोजिट नहीं है. ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी से क्या पिन कोड आएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो सभी को दे सकता है ना. तो एम्प्लॉय कोड से पिन कोड ला सकते हो, और पिन कोड आपको सीटी दे रहा है, मतलब सीटी ट्रांजिटिवली एम्प्लॉय कोड पे डिपेंडेंसी यहाँ पे दे रहा है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट कि दैट रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म. अब आप बोलोगे सर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे पता चला. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो इसलिए होगा बेटा क्योंकि अगर की कंपोजिट नहीं है तो रिलेशन हमेशा किसमें कहलाते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहलाते हैं. ठीक है, सो हेंस वी कैन से दैट रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो 1NF में तो होगा ही होगा. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे सभी. चलिए नेक्स्ट. अब देखिए इस क्वेश्चन को फिट कर देते हैं. हाँ ठीक है. नाउ सी हियर, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द डेटाबेस. अब रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स है ना, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज. बेटा अभी भी बफरिंग हो रही है, एक बार चेक करो यार. मेरे को तो सही दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं जो मोबाइल में देख रहा हूँ मुझे सही दिख रहा है. आपकी साइड में बफरिंग नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल, तो चेक इट वंस. अभिनव कुमार, बफरिंग हो रहा है. बाकी को भी बफर हो रहा है क्या, सही है ना, क्लियर है. ठीक है चलिए. सो रिलेशन है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज. अब आप देख सकते हो आपके रिलेशन में सिर्फ 4 एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी में तो सर बहुत सारी चीजें दी हुई है. तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमें लेके चलना है, तो डेट ऑफ बर्थ से एज लेंगे क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट यहाँ बिलोंग करते हैं. एज से एलिजिबिलिटी नहीं आएगा. नेम से रोल नंबर लेना है, रोल नंबर से नेम लेना है. is not in and this is also not in. तो भैया ये सारी हटा दो, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 डिपेंडेंसी है, नेम से रोल नंबर से नेम और डेट ऑफ बर्थ से एज. तो इसके लिए जो की हो जाएगी वो हो जाएगी नेम, डेट ऑफ बर्थ, और एक और की आपकी बन जाएगी बेटा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ.
तो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या दे देगा, वो आपको क्या दे देगा, रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स दे देगा। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड व्हाट वी कैन से रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ गिव्स यू ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि डेट ऑफ बर्थ तो सर हो गया प्राइम एट्रीब्यूट और एज हो गया सर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो ऐसा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। none of the above, it is not in second normal form. Yes, it is only in 1NF. इंजीनियरिंग मैथ्स खत्म हो गया है और बाकी ये बेटा ये मुझे नहीं पता कि इंजीनियरिंग मैथ्स का क्या सीन है ना। डीबीएमएस का पता है बेटा, डीबीएमएस तो अभी बाकी है। चलिए, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 28, रिलेशन आर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हालांकि ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो, है ना। क्या आंसर आना चाहिए बताइए सभी लोग, अगर आप लोगों ने सुना है तो आपको आंसर पता होगा, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। जय बेटा, ऐसा नहीं है कि हर कंपोजिट कैंडिडेट की सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा मैंने बताया भी नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। इंजीनियरिंग मैथ्स खत्म हो गया नहीं हो गया आपका, एक बार बता दो भाई, इंदर पॉल को बता दो एक बार। चलिए, सो सभी ने रिप्लाई कर दिया है, अलग 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 अलग। खत्म हो चुका है बेटा, आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए, नाउ सी हियर, see for this question, relation R with an associated set of functional dependency F decomposed into BC and F, the redundancy ब्रैकेट में लिखा है, the redundancy ब्रैकेट में लिखा है, arise out of functional dependency in the resulting set of relation is what?